अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं जवेरिया जैद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम डायरेक्ट लाइन। नाज़रीन, ये मुमलिकत पाकिस्तान का वो लम्हा है जहां तमाम सियासी कुव्वतें एक दूसरे से गुत्थम गुत्था नजर आ रही हैं और हर फरीक ये समझता है कि वही हक की जंग लड़ रहा है। विफाक और पीटीआई के दरमियान कशमकश अब महज बयानात तक महदूद नहीं रही। एक तरफ राना सनाउल्लाह का दो टोक ऐलान के इमरान खान के मशवरे से बनने वाली काबीना कलअदम हो जाएगी, तो दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का ये चैलेंज कि पहले मुलाकात तो होने दें, फिर अदालत फैसला कर ले। ये सिर्फ एक मुकालमा नहीं बल्कि सियासी तनाव का एक वाज़े ऐलान है और पैगाम है। केपी में सुहेल आफरीदी की हुकूमत जो इमरान खान के विजन पर कायम होने का दावा करती है, अब आईनी और कानूनी सवालात के तूफान में घिर चुकी है। काबीना की तश्कील रुकी हुई है, पार्टी रहनुमा एक दूसरे पर उंगलियां उठा रहे हैं और फवाद चौधरी के ताज़ा इल्जामात ने जल्दी पर तेल डाल दिया है। उनका कहना है कि पीटीआई के अंदर एक लॉबी इमरान खान के बयानिए को कमज़ोर कर रही है और फैसला साजी चंद खुद साख्ता रहनुमाओं के हाथों में चली गई है। यूँ लगता है जैसे इमरान खान की जमात जो कभी नज़्म ज़ब्त और तब्दीली की अलामत समझी जाती थी, आज खुद इंतशार और बेयकीनी का शिकार है। विफाक की पेशकश के इमरान खान को बनीगाला मुंतकिल कर दिया जाए, बज़ाहिर तो नरमी का इशारा मगर दरअसल सियासी एसाब की आजमाइश भी है। हुकूमत ये चाहती है कि कैद में बंद रहनुमा का असर कम हो, जबकि पीटीआई चाहती है कि वो बंद कैद में भी मरकज़े तवज्जो रहे। वो ताकत का ये खेल है जिसमें आवाम का मुस्तकबिल तमाशाई बन चुका है। नाज़रीन, सियासत अब मंतक की नहीं रही, मार्के की ज़बान बोल रही है। विफाक चाहता है कि इमरान खान के साए से हुकूमत आज़ाद हो और पीटीआई ये चाहती है कि इस साए को रोशनी बनाकर पेश किया जाए। मुल्क की सियासत एक बार फिर इस मोड़ पर है जहां तवाज़ुन बिगड़ता दिखाई दे रहा है। सवाल अब ये नहीं कि इस सियासी कशमकश में कौन जीतेगा, सवाल ये है कि क्या जमहूरियत इस जंग में सलामत रहेगी या नहीं। इन्हीं तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए सीनियर तज्ज़ियाकार अमार मसूद साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। अमार साहब, हम बात करेंगे मुल्क की सियासी सूरत हाल की, ख़ास तौर पर विफाक और पीटीआई के दरमियान, खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान जो इस वक्त जंग चल रही है। सर, आप क्या समझते हैं कि हमारे मुल्क की जो सूरत हाल है ये इसको मज़ीद कशीदा करने के लिए है? ऊँट किस करवट बैठता आपको नज़र आ रहा है? देखिए, तहरीक इंसाफ तो एक सूबे में उनकी हुकूमत है, उन्हें वहां पे हुकूमत करनी चाहिए और अपनी गवर्नेंस से विफाक को, पंजाब को, दूसरे सूबों को शिकस्त देनी चाहिए। इमरान खान के ऊपर कुछ मुकदमात है, उन मुकदमात की बेसिस पर वो जेल में है और यही सारे मनाजिर हम पहले भी देख चुके हैं। कुछ अरसे पहले यही कुछ मनाजिर जब इमरान खान इक़्तिदार में थे, नून लीग पर गुजरे हैं। इस मुल्क में ये सीसॉ की गेम चलती रहती है, कल को कोई और मंजर भी होगा। लेकिन देखिए, इस सारी खेल में सबसे जो बड़े तमाशाई हैं वो पाकिस्तान के अवाम हैं। जमहूरियत का नाम लें, हाइब्रिड निज़ाम कहें या जो मर्जी कहे, बुनियादी मकसद तो आवाम की फलाह होनी चाहिए, बिल्कुल ऐसे आवाम की बेहतरी होनी चाहिए, गवर्नेंस बेहतर होनी चाहिए। बदकिस्मती से उसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं है और उसके ऊपर कोई ज्यादा बात नहीं कर रहा। छोटी सी मिसाल मैं आपको देता हूँ, आपको उस मिसाल से अंदाजा हो जाएगा कि इस मुल्क में इस वक्त क्या हो रहा है। आज हंगू में जो केपीके का एक इलाका है, वहां पर एक खुदकुश बम धमाका हुआ। एक पुलिस ऑफिसर और दो जो पुलिस के जवान हैं वो उसमें शहीद हो गए। किसी ने कोई खुदकुश बमबार पुलिस की गाड़ी से टकराया। बहुत अफसोसनाक वाकया है, लेकिन बदकिस्मती से ये वाकया हमारे लिए नया नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। थोड़े दिन पहले वफाकी वजीर दाखिला ने सूबाई हुकूमत केपीके को कहा था कि हम आपको 72 बंद गाड़ियां दे रहे हैं और बुलेट प्रूफ गाड़ियां दे रहे हैं पुलिस को, ताकि उनकी जिंदगी भी महफूज रहे। जो लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं उनका खुद भी महफूज हो। केपीके की हुकूमत ने वफाक के बग़्ज़ में उससे इनकार कर दिया कि हमें नहीं चाहिए। अगर आज इन पुलिस अफसरान के पास, इन जवानों के पास जो अपने खून से इस मुल्क की सलामती को सींच रहे हैं, अगर वो गाड़ियां होती तो ये नौजवान आज जिंदा होते, बिल्कुल ऐसे ये ही। पुलिस ऑफिसर खिदमत कर रहे होते। और वफाक की जानिब से यही कहा गया था कि अगर दहशतगर्दी की लहर दोबारा आती है और इस तरह का वाक़या होता है। एक बात मुझे मुकम्मल करने दीजिए। प्लीज। देखिए, इस पे तुरफा तमाशा ये है कि वजीर आला केपीके को फौरी तौर पर हंगू जाना चाहिए। वो हंगू नहीं जा रहे, वो इस वक्त चारसद्दा जा रहे हैं क्योंकि आज उनकी सियासी बसात की रूनुमाई हो रही है। वहां पर उन्होंने अपना पहला जलसा रखा हुआ है।
जिस जगह जलसा रखा हुआ है उस ग्राउंड में 2 साल से कूड़ा पड़ा हुआ था, गलाज़त थी, ताफ़ुन था। लोगों को 2 साल वज़ीर आला के विज़िट का इंतज़ार करना पड़ा कि वहाँ पर सफाई हो सके। ये गवर्नेंस का आलम है, ये मुल्क की सलामती की सोच का आलम है। अब आप मुझे बताइए कि इस सूरत-ए-हाल में इस मुल्क के अवाम, इस सूबे के अवाम किससे सवाल करें? बिल्कुल ऐसी है। अमार साहब, जिस तरह से आप बात कर रहे थे, ये गाड़ियों की बात है, बलिस्तान ने कहा कि अगर केपी राज़ी नहीं है तो हमें ये गाड़ियां दे दें, सिंध भी बीच में आ गया है, अगर नहीं चाहिए तो ये गाड़ियां हमें दे दें। बात आपने बहुत इंपॉर्टेंट की है और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि प्रायोरिटी क्या है। हमने देखा कि वज़ीर आला केपी की तब्दीली हुई, और अगर हम खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा का सबसे बड़ा चैलेंज है सूबे में जो दहशत गर्दाना वाक़यात हो रहे हैं, और हर गुजरते दिन के साथ हम देख रहे हैं कि इसमें इजाफा भी हो रहा है। सर, क्या मैसेज दे रहे हैं सुहेल आफरीदी साहब? काबीना के हवाले से भी वो कह रहे हैं कि जब तक मेरी मुलाकात नहीं होती काबीना नहीं बनेगी। राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं बानी अगर काबीना को सेलेक्ट करेंगे तो हम उसको मानेंगे नहीं। ये आखिर चल क्या रहा है? क्या विफाक और खैबर पख्तूनख्वा सीरियस हैं अपने अपने मामलात में, और क्या अवाम के बारे में सोच रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा के बारे में सोच रहे हैं ये लोग? देखिए, एक लफ्ज़ आपने सुना होगा, मकाफ़ाते अमल। जी। जो कुछ माज़ी में हो चुका है, अब हम उसकी रिपीट ट्रांसमिशन देख रहे हैं। आपको ये पता है कि एक ज़माने में जब इमरान खान साहब का दौर था, तो नवाज शरीफ को पार्टी के हर काम से अलग कर दिया गया था। कुछ लोगों को सेनेट के टिकट उनके दस्तखत से जारी हुए थे, उन लोगों की सेनेट की मेंबरशिप भी कलादम करा। वही सूरत-ए-हाल अब पैदा हो रही है। जो केपी के लोग सफर कर रहे हैं ना, वो वज़ीर आला के इश्क़ इमरान की वजह से सफर कर रहे हैं। जी। आज अगर वज़ीर दाखिला होते केपी के तो वो हंगू में या दीगर पुलिस वाले जहाँ-जहाँ हैं, उनकी हिफाजत के बारे में कोई बात करते। लेकिन चूंकि काबीना ही नहीं है, काबीना के बारे में कोई सवाल ही नहीं कर रहा, तो ये सुबह ऐसे ही चल रहा है। आज 10 दिन हो गए हैं, वज़ीर आला को सबसे पहले अपनी काबीना बनानी चाहिए थी ताकि सूबे का निज़ाम नज़्म-ओ-नस्क़ तो चलना शुरू हो। लेकिन आपको एक बड़ी हैरत हुई होगी कि सूबे के नज़्म-ओ-नस्क़ में कोई ऐसी बड़ी हैरानकुन तब्दीली नहीं हुई। ऐसे ही है। इसलिए कि माज़ी में भी ये सूबा ऐसे ही चल रहा था, बगैर किसी निज़ाम के, बगैर किसी नस्क़ के। मुझे हैरत उन लोगों पर होती है जो वफाक की और सूबे की इस लड़ाई को 2022 की ऐनक से देखते हैं। मुझे बहुत तजियाकारों पर हैरत होती है जिनकी याददाश्त 2022 से पहले की गुम हो जाती है, 2022 के बाद की उन्हें पत्ता गिरता हुआ भी याद आता है। ये सब कुछ हमारे सामने हुआ है। आज कुछ लोग कह रहे हैं कि हलीमा खान के पासपोर्ट को जब्त कर लिया, उनके चेहरे पे अंडा मारा गया। बहुत ज्यादती की बात है, बिल्कुल ज्यादती की बात है। किसी भी खातून के साथ और किसी सियासी रहनुमा की, साबिक वज़ीर आज़म की बहन के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं इस बात पर 100% मुत्तफ़िक हूँ। लेकिन ज़रा-सा माज़ी की तरफ जाइए, आप खुद मुझे बताइए, क्या मरियम नवाज़ को, नवाज़ शरीफ की बेटी को नवाज़ शरीफ के सामने गिरफ्तार करना चाहिए था? क्या मरियम नवाज़ के डेथ सेल में जहाँ उन्हें रखा हुआ था, बाथरूम में कैमरे लगवाने चाहिए थे? क्या मरियम नवाज़ के कमरे में, जब वो जेल के कमरे में, कोठड़ी में रात के 12 बजे जब आप ख़वातीन शब-ख़ाबी के लिबास में होती हैं, 10-12 लोग नैब के अफ़सरान से आकर उनकी वीडियो बनाने लग जाएँ, क्या ये दुरुस्त इक़दाम था? ये बहुत काबिल नफ़रत इक़दामात थे। इससे उस वक़्त की हुकूमत को नुकसान हुआ था। इसका फ़ायदा नवाज़ शरीफ को हुआ था। इसी तरह जब आप ज़ुल्म करते हैं, जिस तरह इद्दत हमारे वाली साथ ये कहानी तमाम वो इलेक्शंस। वाक़यात हैं कि हमने उस वक्त भी इनको कंडेम किया था और अभी भी वाक़यात हो रहे हैं, हम उनको भी कंडेम कर रहे हैं। सर, आपने कहा कि एपिसोड रिपीट हो रही है, मकाफ़ाते अमल है, लेकिन अब सवाल ये है कि उस वक्त जिस तरह से वो जमात निकली थी उस सिचुएशन से, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सीखना नहीं चाहिए? क्या मफाहमत की राह इख्तियार नहीं कर लेनी चाहिए? ये जो एग्रेसिव अप्रोच इन्होंने अपनाई हुई है और इसी को प्रोलॉन्ग किए बैठे हैं, क्या इन्हें इसको तब्दील नहीं करना चाहिए? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि तहरीक इंसाफ, ये बहुत गुफ्तगू होती है और अच्छा सवाल है आपका कि जिस तरह नवाज शरीफ के और पीएमएलएन के बारे में कहा जाता था कि इनकी सियासत सफाए हस्ती से खत्म हो गई है। जी। अब जनाब
अगली जमातों की बात करें। इसी तरह माजी में एक जमाने में पीपल्स पार्टी की भी सियासत सफाई हस्ती से हमने खत्म कर दी थी, लेकिन वो लोग जो ये कहते थे वो सफाई हस्ती से खत्म हो गए। पीपल्स पार्टी आज भी वहीं कायम है। तहरीक इंसाफ का केस मेरी दानिश में जरा मुख्तलिफ है। हमें इस बात को तस्लीम करना चाहिए कि तहरीक इंसाफ अब भी एक मकबूल जमात है। बेतहाशा लोग इमरान खान से मोहब्बत करते हैं, इमरान खान के लिए उन्होंने वोट दिया है और अगर मौका मिलेगा तो वो फिर वोट देंगे। लेकिन पहले जो सियासी जमातें थी उन्होंने इतनी रेड लाइंस अबूर नहीं की थी। अब इमरान खान की लड़ाई शहबाज शरीफ से थोड़ी है, आसिफ जरदारी से तो थोड़ी है। वो तो डायरेक्ट एस्टेब्लिशमेंट से टकराव लगा रहे हैं और दीवार से टक्कर मार रहे हैं। माजी में हमने देखा कि बहुत सारी जमातों ने ये कोशिश की, लेकिन इसका नतीजा नहीं निकला अच्छा। उन्हें बिलाखिर मफाहमत की तरफ आना पड़ा। बिल्कुल ऐसे अब जो इमरान खान साहब की स्ट्रेटजी है, देखिए, अगर तो आपने जैसे नवाज शरीफ ने कहा था कि गुजरांवाला के जलसे में कि बाजवा साहब इस चीज को आपने ही संभालना है, ये मैक्सिमम रेड लाइन अबूर की थी नवाज शरीफ ने। सही। लेकिन अगर आप फौज को उसके सरबराह को जानवर कहेंगे, मीर जाफर कहेंगे, उसको गाली देंगे, उसको गद्दार कहेंगे, उसके खिलाफ हर वक्त बात करेंगे, तो ये तो काबिल कबूल नहीं है और शायद दुनिया में कहीं काबिल कबूल नहीं है। इस तरह नहीं होता। हमारी एक हिस्ट्री है 70-75 साल से हम इसी तरह चल रहे हैं। इसमें एक दिन में तो तब्दीली लाई नहीं जा सकती। दूसरी बात ये है कि ये कह देना कि अगर आप फौज के सरबराह को गाली देंगे तो बाकी फौज आपके साथ रहेगी, ये नहीं हो सकता। फौज अपने सरबराह के बारे में बड़ी सेंसिटिव। आप देख लीजिए जनरल बाजवा जब तक फौज के सरबराह थे, सारी हमदर्दियां, सारे फैसले उनकी तरफ से आते बिल्कुल थे। ऐसे अब ही है। फौज के सरबराह चुके हैं, इसमें उनकी कमांड में किसी को कोई शक नहीं होना। जब तक वो है बात उन्हीं की मानी जाएगी। ये नहीं हो सकता कि आप नीचे वालों को शेर कहें, ऊपर वालों को गीदड़ कहें, ये नहीं हो अच्छा सकता। अमर साहब, तो यही आपको यही बयानियां इज्जत जिसको करनी लेके वो उन्हें लगता था कि वो आवाम में मकबूलियत हासिल कर रहे हैं, अब यही बयानियां ऐसे लग रहा है कि वजह बनता जा रहा है उनकी इतनी ज़्यादा कैद में। हम देख रहे हैं कि जो इजाफा भी हो रहा है और अभी हमें मुस्तकबिल करीब में तो वो बाहर आते नज़र नहीं आ रहे। अच्छा, सवाल अब ये है कि फवाद चौधरी साहब ने कुछ इल्ज़ामात लगाए हैं। वो कह रहे हैं कि पीटीआई के अंदर एक लॉबी है जो इमरान खान के बयानिए को कमज़ोर कर रही है। फवाद चौधरी भी इसी बयानिए को सपोर्ट कर रहे हैं और वो लॉबी जिसका वो जिक्र कर रहे हैं, कौन शामिल है उस लॉबी में? अच्छा, फवाद चौधरी मेरे ख्याल में एक समझदार आदमी है और उनको बयानियां बनाना भी आता है। अच्छा। अब तहरीके इंसाफ का ना बयानिया बड़ा कंफ्यूज्ड है। मतलब क्या इन्होंने सिर्फ फौज के खिलाफ बात करनी है? कभी पार्लियामान की, जमहूरियत की, कभी आपने आइन की, ऐसी बातें बहुत कम सुनी है। वन साइडेड स्टोरी है ना। एक डिपार्टमेंट के बारे में, रियासत के बारे में नफरत का इजहार है और मुसलसल इजहार है। जी। ये कब तक चलेगा, कितनी देर तक चलेगा, ये तो उन्हें खुद समझना चाहिए। दूसरा, इमरान खान, नवाज शरीफ का मुतालबा था वोट को इज्जत दो, वो अब नहीं रहा। वो उन्होंने भी बड़ी गलतियां की, ये तस्लीम करना चाहिए। लेकिन इमरान खान का तो ये मुतालबा भी नहीं है। वो तो नहीं कहते कि वोट को इज्जत दो, वो तो नहीं कहते कि पार्लियामान की बालादस्ती होनी चाहिए, वो तो बिल्कुल नहीं कभी मैंने सुना कि उन्होंने कहा हो कि आइन की हुर्मत करनी चाहिए। उनका मुतालबा ये है कि जिस तरह मुझे वजीर आजम बनाया गया था उसी तरह इन जमातों को फारिग करें और मुझे दोबारा वजीर आजम बना दें। अच्छा, ये अब नहीं हो सकता। जिस तरह की रेड लाइंस इमरान खान अबूर कर चुके हैं, खास तौर पे जनरल बाजवा के हवाले से जिस तरह की गुफ्तगू वो कर चुके हैं। जनरल बाजवा इमरान खान के सबसे बड़े मौसम थे। उन्होंने अल्टीमेटली इमरान खान प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल किया, उन्हें वजीर आजम बनवा दिया। इमरान खान ने सबसे ज्यादा गाली जनरल बाजवा को दी। अब आप इमेजिन हमारे कीजिए कि साथ अगर कोई सेटलमेंट हो जाए तो भी नहीं, तो भी कुछ रियायत नहीं बरती जाएगी। और अभी र्यूमर ये भी है, बनी गाला मुंतकली के हवाले से भी खबरें थी कि अगर तहरीरी तौर पर पीटीआई हमें दरख्वास्त देती है तो बनी गाला मुंतकिल कर देते हैं। इसमें कितनी सदाकत है? देखिए, कोई 1-1.5 साल से तो मैं हर रोज किसी न किसी यूट्यूबर का वीलॉग सुनता हूँ। तो पहले हमें ये खबर सुनाता है कि डील हो गई है, खान की बात मान ली है, परसों खान ने रिहा हो जाना है, उससे बाद बनी गाला जाना है और उसके बाद उन्होंने वजीर आजम बन जाना है। सही।
ये पार्टी अब सियासी कायदीन की नहीं रही, यूट्यूबर्स की रही है। लोग भी बहुत ज्यादा उनको सुनते हैं और बदकिस्मती से जो लोग गुफ्तगू करते हैं अपने व्यूज के लिए, अपने डॉलर्स के लिए, उसको सच समझते हैं। तो मुझे मुझे नहीं लगता, आप खुद देखिए ना, सेंसिबली बात करते हैं। जी। हुकूमत को इस वक्त वो अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन में है, एस्टेब्लिशमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं बिल्कुल है, ऐसे ही है, वन पेज बिल्कुल। बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है और आगे सारे काम उनके दुरुस्त तरीके से हो रहे हैं। हम एक जंग भी जीत चुके हैं, आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल का खिताब भी मिल चुका है, अमेरिका हमारी बनाई ले रहा है, सऊदीया के साथ यानी हमारा बॉल पूरी डिफेंस तरह एग्रीमेंट। इनकी कोर्ट में ही है। तो इस वक्त किसी को इमरान खान से डील करने की जरूरत है नहीं है, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल ही। भी नहीं है। ये मतलब ये यूट्यूबरों को जरूरत है, लेकिन इमरान खान के साथ डील की किसी को जरूरत नहीं है। ये एक बस वो बना देते हैं और हवा सा, उसके बाद उसके ऊपर लोगों से मुफ्त एक झूठ खबर क्रिएट करते हैं, फिर उस झूठ खबर को सच साबित करने के लिए 100 झूठ बोलते हैं। और ये लामुतनाही सिलसिला है जब तक आप सच को लेके आते हैं सामने कि भाई किसी ने डील नहीं ऑफर की, ये ख्वाब है, ये हलूसिनेशन है, कोई बात नहीं कर रहा है इमरान खान से कि अच्छा आप अमार रिहा हो जाए। साहब, जब अली अमीन गंडापुर साहब थे तो हमें ऐसा लग रहा था कि वो मीडिएटर का रोल प्ले कर रहे हैं और शायद थोड़ी मफामत हो सके, मुज़ाकरात का रास्ता खुल सके, लेकिन अब उनको भी तब्दील कर दिया गया है। सुहेल आफरीदी साहब को चुना गया है। सुहेल आफरीदी साहब, किस तरह से आप देख रहे हैं इस भाग दौड़ को, किस तरह संभालेंगे? जो एक्सपेक्टेशन उनसे की जा रही हैं फ्रूटफुल रहेंगी और क्या वो पूरा उतरेंगे उन एक्सपेक्टेशंस पे? यार देखिए, आप पता नहीं क्या समझ रहे हैं, सुहेल आफरीदी को चीख वगैरह समझ रहे हैं या क्या समझते हैं? सर हम नहीं समझ रहे, अब गंडापुर साहब की जगह पे लेके आए तो कुछ तो समझा होगा बानी ने। अल्टीमेटली वो अली अमीन गंडापुर 2.0 प्रो मैक्स साबित होंगे। अच्छा। उन्हें वजीर आज़म अभी अभी तक देखिए ना, उन्होंने अभी तक जो इकदाम किए हैं उनके साथ वो सूबा नहीं चल सकता। 4-5 इकदाम मैं आपको बताता हूँ उन्होंने क्या किए हैं। उन्होंने, वजीर आज़म ने एक मीटिंग बुलाई जिसमें तमाम वज़राए आला को बुलाया गया, उन्होंने उसमें शिरकत से इनकार कर दिया। केपीके पुलिस को आपने गाड़ियां दी, उन्होंने गाड़ियां लेने से इनकार कर दिया। बलोचिस्तान वर्कशॉप जो नेशनल लेवल पे थी, जिनसे आर्मी चीफ 5 घंटे तक मिले, उसके मेहमान केपीके गए तो उन्होंने पठानों की तमाम तर रवायात को छोड़कर ना उनकी मेहमान नवाजी की, ना उनसे मुलाकात पसंद की, अभी तक अपनी काबीना अनाउंस नहीं की। तो आपके ख्याल में ये कामयाब वज़ीर आला की निशानी है? अल्टीमेटली उन्हें बैठना हुकूमत के साथ पड़ेगा, अपने सूबे के हक के लिए अपना सियासी बयानिया अपना जगह रखे। लेकिन ये तो नहीं हो सकता ना कि एनएफसी अवार्ड होगा, जब सूबों के हकूक की बात होगी आप नाराज पड़ोसन की तरह बैठ जाए घर पे और बात ही ना करें। अल्टीमेटली उन्हें सिस्टम में आना पड़ेगा और सिस्टम में आए बगैर मुमकिन नहीं है। जहां तक मेरी इत्तलात है, ये उनका इब्तदाई फेज है, हनीमून पीरियड है, इसमें वो इसी तरह का चेहरा दिखाएंगे। अली अमीन गंडापुर भी इस तरह की बातें करते थे। बहुत शुक्रिया अमार मसूद साहब। अगर सुहेल आफरीदी साहब सूबा चलाना चाहते हैं तो सिस्टम में आना ही उन्हें पड़ेगा। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमें ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो मुल्क की सियासी सूरत हाल को मजीद डिस्कस करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान की सियासत एक बार फिर हंगामा खेज मोड़ पर आ पहुंची है। विफाक और खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान कशीदगी शिद्दत इख्तियार कर चुकी है और राना सनाउल्लाह के इस बयान ने सियासी दर्जा हरारत मजीद बढ़ा दिया है कि इमरान खान के मशवरे से बनने वाली काबीना कलअदम करार दी जा सकती है। दूसरी जानिब सुहेल आफरीदी का मौक़िफ़ भी बिल्कुल क्लियर है, वाज़ेह है। वो इमरान खान के मंशूर पर अमल करेंगे मगर हुकूमत खुद चलाएंगे। सवाल यहाँ पे यह है कि क्या वाकई केपी हुकूमत आज़ाद है या बनी गाला के इशारों पर चलेगी? दूसरी तरफ फवाद चौधरी के इल्ज़ामात ने पीटीआई के अंदरूनी खिलफशार को मजीद नुमायां कर दिया है। पार्टी इंतशार का शिकार है, बयानिया कमज़ोर है, क़यादत महदूद। ऐसे में मुल्क का सियासी मंजरनामा एक बार फिर गैर यकीनी के साए में डूब रहा है। सवाल फिर वही है कि क्या जमहूरियत इस तसादुम से बच पाएगी या ये बहरान एक नए सियासी तूफान की इब्तदा है? सियासी कशीदगी पे बात करने के लिए पीजे मीर साहब ने ज्वाइन कर लिया है। मीर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पीजे मीर साहब, क्या कहेंगे विफाक और खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान जो ये कशीदगी है? अब सुहेल आफरीदी कह रहे हैं कि जब तक बानी से मुलाकात नहीं होती काबीना तश्कील नहीं दी जाएगी। राना सनाउल्लाह ने याद जो कराया है वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ के केस के सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ये कहा गया कि जब एक आदमी मुजरिम करार पा जाए तो ना वो सियासी जमात का सरबराह रहता है, ना वो किसी मशवरे में शामिल होता है, तो अगर काबीना बनेगी तो वो कलअदम हो जाएगी। क्या कहेंगे सर आप?
देखें, आपने पुराने जो लीडर्स हैं उनको भी कन्वेक्ट किया, वो फिर भी आपकी पॉलिटिकल पार्टीज को रन करते रहे। तो ये छोड़ दें, ये जो वेंडेटा हम देख रहे हैं ये अच्छी चीज नहीं है, ये पाकिस्तान के मुफाद के लिए नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ है कि जो टारगेट पे आ जाता है वो मारा जाता है। आज ये इमरान आया हुआ है, पहले आपने नवाज शरीफ के साथ ये किया, आपने बेनजीर के साथ किया, जरदारी के साथ किया, आपने किस किस को नहीं किया। तो अगर तो आप ये टारगेटिंग करते रहेंगे तो लॉन्ग रन आपका पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल वीक हो जाएगा, वैसे ही वीक है, गिर जाएगा। तो ये एक तो इसको खत्म करें। दूसरी चीज ये है कि जब ये जो चीफ मिनिस्टर बने सुहेल अफरीदी, देखें आपने काम करना है अपने प्रोविंस के लिए। अब आप इशारों पे चलेंगे, आप हिदायत जरूर लें, लेकिन अब इशारों पे चलेंगे तो कोई भी आदमी गवर्नमेंट नहीं चला सकता। पाकिस्तान की जवेरिया सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। आप प्रेसिडेंट्स बना दें, आप चेयरमैन बना दें, मैनेजिंग डायरेक्टर्स बना दें, ये कोई काम करते नहीं है जब तक इनको कोई इशारा ना मिले। और यही वजह है कि हम डेवलप नहीं कर सकते। आपके इदारे ले लें, प्राइवेट इदारे ले लें, पुराने इदारे जितने भी ये जो कॉर्पोरेट है क्यों नहीं चल सकते हैं? क्योंकि इनके पास कोई पावर ही कोई नहीं है। पावर सेठ के पास है, सेठ आपको इजाजत देता नहीं, एक्सक्यूज मी, तो वो आपको इजाजत देता नहीं है। अब इस चीज को कैसे आप ठीक करोगे, ये बताओ मुझे। अच्छा पीजे मीर साहब, जो बात आपने बड़ी खूबसूरत बात की है अथॉरिटी की, अगर कोई अपनी अथॉरिटी इस्तेमाल करने की कोशिश करता है तो ऐसा प्रेसिडेंट सेट किया जाता है कि आने वाला शख्स डर के ये काम नहीं करता। इसीलिए आपके पास वो वीकलिंग्स होते हैं, तकड़े बंदे नहीं होते हैं। सही, क्योंकि जो आपने बात की, जो बात करेगा वो फारिग हो जाता है। जी बिल्कुल ऐसे ही। अगर मिनिस्टर को ज्यादा बात आगे वजीर आजम कर ले या चीफ मिनिस्टर, वो सब फारिग हो जाते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं कि जो आपके जो मेन लीडर्स है, प्राइम मिनिस्टर हो गया, चीफ मिनिस्टर्स हो गए, गवर्नर्स हो गए, जो भी आपके हैं, इनमें इतना बर्दाश्त का मादा होना चाहिए कि तनकीद लें अपने लोगों से, अपने वज़रा से, ताकि बेहतरी आए। वो हम करते नहीं है। हमारा वन मैन शो है पूरे पाकिस्तान के अंदर, ये वन मैन शो हैज टू फिनिश। अगर तो हमने इस मुल्क को आगे लेके जाना है, वन मैन शो हैज टू फिनिश। तो ये जब तक नहीं आप करेंगे तो आप इसी डायलेमा में रहेंगे और आपकी प्रोडक्टिविटी कोई नहीं होगी। मुझे बता देना, एग्रीकल्चर के महकमे के अंदर आप देख लो हम कितने नीचे गिर गए हुए हैं। इलेक्ट्रिसिटी में देखो कहाँ चले गए हुए हैं, एनवायरमेंट पे कहाँ चले गए हुए हैं, एजुकेशन में कहाँ चले गए हुए हैं। आप जब तक अथॉरिटी नहीं दोगे जवेरिया, आप आगे नहीं जाओगे। तो फिर सवाल ये है कि अली मंडापुर साहब को तब्दील करके सुहेल अफरीदी को लेके आए, लेकिन अगर अथॉरिटी उनके पास भी नहीं है, अगर उन्होंने भी इशारों पे ही चलना है, तो केपी को कौन संभालेगा? केपी में जो बहरान है, केपी में जो मसले मसाइल हैं, आपको वो हल होते हुए नजर आ रहे हैं पीजे मीर साहब? जिन लोगों को आप अपॉइंट करते हैं इतनी सेंसिटिव पोजीशन के ऊपर एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ अ प्रोविंस, उस बंदे के पास एक इतनी इंटेलेक्ट और नॉलेज होनी चाहिए कि क्या वो वाकई गवर्न कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर आपने इशारों पे चलना है तो आप किसी लल्लू नथे को पटा दें कि हाँ जी आप चीफ मिनिस्टर बन जाए। देखो, चीफ मिनिस्टर बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, उसके पास एक डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी भी है और उसके पास वो एक सेंस होती है कि जिसके ऊपर वो एक पूरे प्रोविंस को चलाता है। तो अगर आप मिनट में अपने राइट और लेफ्ट शोल्डर पे देखेंगे कि कोई आपको गाइड करेगा, तो देन यू आर नॉट अ लीडर, आप तो एक क्लोन हो फिर। और पीजे मीर साहब, पॉलिटिकल मेजोरिटी कितनी ज़्यादा ज़रूरी है? अगर हम सुहेल अफरीदी की ही बात करें, क्योंकि केपी को हम डिस्कस कर रहे हैं, हमने देखा कि जैसे ही वो अपॉइंट होते हैं, वज़ीर आज़म साहब ने उन्हें कॉल की और उन्होंने कहा कि साथ मिलके चलेंगे, लेकिन अगले ही दिन इजलास बुलाया गया, उसमें ये गैर हाजिर रहे। फिर पुलिस के हवाले से आपके सामने है सूरत हाल कि उन्होंने बख्तरबंद गाड़ियाँ जो हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ, वो वापस कर दी हैं। ये जो इमेच्योरिटी का मुजाहरा किया जा रहा है, क्या पैगाम दिया जा रहा है इनकी तरफ से? इसके लिए तो जवेरिया को जवाब है ही नहीं है। इससे ज्यादा इमेच्योरिटी और चाइल्डिश बिहेवियर आप कहाँ देख सकते हैं? मुझे बता दो। वो यार देखो, आप शायद इस प्राइम मिनिस्टर को पसंद ना करें, मे बी आपके बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हैं, बट ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो प्राइम मिनिस्टर की ऑफिस को तो रिस्पेक्ट दो ना यार जी। Why don't you give the respect to the office of the Prime Minister, regardless of your differences? अगर आपको वजीर आजम बुलाते हैं, वो पाकिस्तान के ना यार, बाहर के तो नहीं है। अगर बाकी प्रोविंसेस आ रहे हैं तो आप क्यों नहीं आते? मुझे बता दें आप।
ये क्या सिर्फ रूसी इसलिए दुल्हन तो की नहीं किया तरह? जा रहा कि किसी को खुश करने की कोशिश की जा रही है क्योंकि वो इनके खिलाफ हैं। नहीं जी, खुश करने की इसमें कोई खुशी की बात नहीं है। आपके पॉलिटिकल डिफरेंसेस एक जगह होते हैं, आपका नेशनल इंटरेस्ट एक जगह होता बिल्कुल है। ऐसा ही है। प्राइम मिनिस्टर ने कोई अपने अपने कैनवेसिंग के लिए नहीं बुलाया, उन्होंने आपको ब्रीफिंग देनी है कि नेशनल इलेक्शन क्या होगा, क्या करना चाहते हैं। सिक्योरिटी के मामले में उन्होंने बुलाया, उन्होंने कोई चाय शाय के लिए तो नहीं बुलाया ना। बिल्कुल ऐसा ही है। आपके जो डिफरेंसेस है आप करते रहें, लेकिन जब आपको बुलाया जाता है इन द नेशनल इंटरेस्ट, यू मस्ट अटेंड एंड यू मस्ट बी पार्ट ऑफ द फेडरेशन। बिल्कुल। ये क्या हुआ कि हम इंडिपेंडेंटली काम करेंगे? इस तरह काम नहीं चलता भाई, ये पीजे काम मीर नहीं साहब, चलता। फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि पीटीआई के अंदर एक लॉबी काम कर रही है जो इमरान खान के बयानियों को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। एक तो प्लीज समझा दें कि इमरान खान साहब का बयानिया अब रह क्या गया है, और दूसरा वो लॉबी में कौन कौन शामिल हो सकता है? फवाद चौधरी साहब तो खुद तो बड़े इमरान के सपोर्टर थे, तो करें ना फिर, ये क्यों नहीं बोलते हैं? आज एक तबसरा कह रहे हैं कि भाई बयानिया दिए जा रहा है, तो इफ यू आर अ सपोर्टर तो देन कम एंड स्पीक। ये क्या बात हुई? दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट एट ऑल। ये तो आप एक नैरेटिव दे रहे हैं, वी डोंट वांट दैट। जो भी बात करनी है आप खुल के करें बात। आप पहले तो डिसाइड करें कि क्या आप पार्टी में हैं या नहीं है, सपोर्टर हैं या नहीं है, ये बताएं आप। तो जो अगर हैं तो प्लीज आप आए, बात करें, लोग आपसे बिल्कुल शौक से आपकी बात सुनेंगे। तो ये कहना कि जी बनाया जा रहा है, तो कौन बना रहा है? अगर कोई बना रहा है तो बताएं, पार्टी के लोगों को बताएं आप कि ये कौन कौन से लोग है, आइडेंटिफाई करें। आप तो बड़े डाई हार्ड थे इमरान खान के साथ, किधर गए आपकी डाई हार्डी? द क्वेश्चन इज, देखो जवेरिया, हम यहाँ जो चढ़ते सूरज पे हम जाते हैं, और वो एक पार्टी है बड़ी अच्छी जो बनाई हुई है, JJUN, जेड़ा जिते ओदे नाल। तो जो बंदे भी यही हैं, जेड़ा जिते ओदे नाल खड़े हो जाओ, जो हार गया उसको छोड़ दो। ये हमारा नेशनल कैरेक्टर बन गया है। यार कुछ तो खड़े हो। आज PMLN क्यों खड़ी है? कितनी मुसीबतों में थी है। इसके जो डाई हार्ड है आज भी खड़े हैं उसके साथ, पीपल्स पार्टी के भी डाई हार्ड है आज भी खड़े हैं उनके साथ। ये PTI के क्यों उधर उधर तितर बेतर हुए हैं? ये किस किस्म के लोग हैं मुझे बताओ? क्यों अपने लीडर को छोड़ के गए? क्या बाकी इनको ट्रस्ट करेगा? ये ऐसे लोग जो होते हैं इनका कोई ठिकाना नहीं होता, इनका कोई घर नहीं होता, इनको सिर्फ वो वैकेंसी होती है जहाँ लिखा होता है वैकेंसी, बोर्ड लगे होते हैं, तो ये वहाँ अप्लाई कर देते हैं। अच्छा पीजे मीर साहब, लगे हाथों बात हम नून लीग और पीपल्स पार्टी की भी कर लेते हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो चपकलिश चल रही है, ये क्या मामला है? ये क्या आने वाले वक्त के लिए प्लानिंग हो रही है, कोई तैयारी हो रही है, इंटेंशनली की जा रही है, या ये अनइंटेंशनल हो रहा है? ये बहुत इंटेंशनल है। अच्छा। क्योंकि वो कहते हैं ना, व्हेन द पुश कम्स टू अ क्रंच, पीपल्स पार्टी साइड पे हो जाएगी। और आप देख लें कि जो की पोजीशंस है वो पीपल्स पार्टी के पास नहीं है, वो नून के पास है। तो जब इलेक्शन कैंपेन में जब ये जाएंगे, ये कहेंगे हम तो थे नहीं भाई, हम तो बिल्कुल, हमने तो जमहूरियत को रोका हुआ था, बचाया हुआ था, हम तो जमहूरियत लंगड़ी लूड़ी जैसे भी हम खड़े रहे, लेकिन जिम्मेदारी तो उनके पास थी ना। तो सारा मलबा जो है वो PMLN पे पड़ेगा, सिंपल एज दैट। ये पॉलिटिकल गेम है, पॉलिटिकल आप कह लो गेमिकोलॉजी है, जो कि चलेगी, जो आगे इलेक्शंस में आगे। अब आप जब बैठे हैं अलायंस के अंदर, तो फिर मिल के बैठे ना, टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी, अच्छी बात के साथ है, जो प्रॉब्लम आ रही है, हम तो जी वहां नहीं है, हम तो उनको मना कर करके थक गए। सो ये जो गेम है, ये पॉलिटिकल गेम्स चल रही हैं। और अब एक नया शोशा बलूचिस्तान के हवाले से आ गया है कि 2.5 साल इक़्तिदार की बात हुई थी, मुआहदा हुआ था, और पीपल्स पार्टी कह रही है ऐसी तो कोई बात ही नहीं हुई थी। ये भी एक नई बात हम सुन रहे हैं। ये नए ये इस तरह के आपको शोशे लगेंगे। मैं तो कह रहा हूँ ये जो 5 साल का टेन्योर फेडरेशन में है, इसको कम करके 4 का कर दो, 4 का कर दो, क्योंकि हमारे तो पेशेंस नहीं है कि 5 साल किसी को बर्दाश्त करें। आप पुरानी गवर्नमेंट्स को देख लो, किस तरह निकली है। कोई फौज निकालती है, कोई जुडिशरी निकालती है, कोई एग्जीक्यूटिव निकालती है, हर तरीके से आप बाहर हुए हैं। तो मैं समझता हूँ क्योंकि हमने काम नहीं करना, जो भी अच्छा प्रॉब्लम क्या है जवेरिया, जो भी गवर्नमेंट आती है ना, उसके 1.5 पौने 2 साल लग जाते हैं कि जी पिछलों ने ये किया है, और यार वो तो कर दिया, क्या कर रहे हो? ये आपका 2 साल यहाँ होता है, 3 साल आप ऐसे फंड्स खर्च करते हैं कि उसके बाद आप IMF के पास जाके बैठ जाते हैं। तो ये हमारी पॉलिसी, आई डोंट अंडरस्टैंड द पॉलिसी। आप कोई अच्छा आदमी आता है, वो थोड़ी देर काम करता है, वो भाग के छोड़ के चला जाता है, क्यों? आफ्टर ऑल देयर इज अ प्रॉब्लम समवेयर ना। तो ये जो प्रॉब्लम को हम आइडेंटिफाई क्यों नहीं करते हैं?
मुझे बता दो, आपके पास नेशनल एयरलाइन है, वो एयरलाइन चलती नहीं है, दूसरी एयरलाइंस प्रॉफिट में जाती हैं। बिल्कुल ऐसी। लोग एसेट बनाते हैं, आप अपने एसेट बेचने के चक्कर में, रूजवेल्ट आपका है, स्क्रीप पेरिस के अंदर है, एंड यू वांट टू सेल योर एसेट्स। दुनिया एसेट्स बनाती है और हम एसेट्स बेचते हैं, क्यों? क्योंकि यू आर अ फेलियर। और कोई प्रॉपर प्लानिंग मैकेनिज्म है ही नहीं। आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए एक और र्यूमर को डिस्कस कर लेते हैं। पीजे मीर साहब, ये जो चल रहा है कि बनी गाला मुंतकिल किया जा सकता है अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तहरीरी तौर पर दरख्वास्त पेश करे बानी को, इसको कितना आप देखते हैं कि ये सही है या ऐसा हो सकता है? अगर पीटीआई तहरीरी तौर पे ये करेगी, उसके लिए एक पॉलिटिकल सुसाइड होगा। अच्छा, वो जेल में वहां भी है, वो बनी गाला में आके भी जेल में रहेगा। ऐसा ही है। तो उसका बाहर निकलना थ्रू दिस मोडम विल बी अ पॉलिटिकल सुसाइड। ये जेल में बैठ के इमरान खान ज्यादा तकड़ा हो रहा है, बाहर आके ये क्या करेगा? वो लोग क्या बात करेंगे? ओ जी, अब तो आसाइश आ गई है, अब तो एसी में बैठा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, फलाना कर रहा है। ओ यार, उसको बैठे रहने दो। ये तो मुझे समझ नहीं आती, ये पेश करेंगे। और ये भी मैं आपको बता रहा हूँ कि 4 दिन लाएंगे, 5वें दिन इसको वापस जेल में भेज देंगे फॉर सिक्योरिटी रीजन। इसके बड़े लूपहोल्स हैं, लकूनास हैं। ये जहां बैठा हुआ है, आइदर ही सर्व्स हिज टर्म और ही गेट्स आउट ऑन बेल। That's it. There's no other way. थैंक यू सो मच पीजे मीर साहब फॉर योर टाइम। आपने अपनी कीमती राय से हमें आगाह किया। नाजरीन, सियासी सूरत हाल पे तो हमने बात कर ली, अभी ब्रेक पे जाना है। ब्रेक से वापस आएंगे तो गज़ा में क्या चल रहा है, गज़ा की सूरत हाल को डिस्कस करेंगे। स्टे विद अस। नाज़रीन, गज़ा में जंग तो रुक गई है मगर ज़िंदगी अब भी रुकी हुई है। सीज़ फायर को 2 हफ्ते गुजर गए मगर ज़मीन पर सुकून नहीं उतरा। सिर्फ मलबा, भूख और प्यास बाकी हैं। इजरायली बमबारी ने सिर्फ इमारतें नहीं गिराईं बल्कि इंसानियत की बुनियादें भी हिला डाली। अब वहाँ ना साफ पानी है, ना खुराक, ना दवाई। माएँ अपने बच्चों को दिलासों से बहलाने पर मजबूर हैं। अस्पतालों में मरीज ऑक्सीजन के बगैर दम तोड़ रहे हैं और आलमी ज़मीर एक बार फिर खामोश है। इमदादी काफिले सरहदों पर रोके जा रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा बेबस और दुनिया की ताकतवर हुकूमतें महज बयानात पर इक्तफा कर रही हैं। गज़ा के खंडर चीख चीख कर कह रहे हैं कि जंग ख़त्म नहीं हुई, सिर्फ इसका चेहरा बदल गया है। ये सीज़ फायर नहीं, एक खामोश मुहासरा है, एक ऐसी कैद है जिसमें सांस लेना भी जुर्म बन चुका है। इंसानी हमदर्दी के लंबरदारों के लिए ये लम्हा शर्मिंदगी है कि आज 21वीं सदी में सिर्फ पानी मांगना भी फ़लस्तीनियों के लिए जुर्म ठहरा है। सवाल यह है कि कब तक दुनिया ताकत के नशे में इंसानियत की लाश पर सियासत करती रहेगी? कब तक मासूम बच्चे जंगी मफादात की कीमत चुकाते रहेंगे? गज़ा के जख्म चीख चीख कर कह रहे हैं और इंसानियत का ज़मीर अभी तक जागा नहीं है, मगर वक्त करीब है जब मजलूमों की खामोश दुआएं जालिमों के ऐवानों को हिला डालेंगी। सूरत हाल पर बात करने के लिए मिडिल ईस्ट अफेयर एक्सपर्ट मंसूर जाफ़र साहब ने हमें ज्वाइन किया है। मंसूर जाफ़र साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, 2 हफ्ते के सीज़ फायर के बाद भी गज़ा में पानी और खुराक की किल्लत है। हम देख रहे हैं कि इसराइल का जब दिल चाहता है वो वहाँ पे बमबारी भी कर रहा है, सूरत हाल भी वैसी है, मुहासरा भी किया जा रहा है। एक ऐसा सीज़ फायर है। मैं समझता हूँ जी कि ये हकीकी मानों में जो आलमी ज़मीर है उसके मुंह पर एक ज़ोरदार तमाचा है, और ख़ासतौर पे उन मुल्कों के जो अपने आप को बड़ा इंसानियत का, जमहूरियत का और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का चैंपियन करार देते नहीं थकते। ये उनके लिए एक लम्हा फिक्रिया है कि आप देखिए कि एक जारे मुल्क, एक काबिज मुल्क जो है वो किस तरीके से इतना ताकतवर हो गया है कि वो इस वक्त एक छोटी सी गज़ा की जो पट्टी है उसके दाखिली और खारजी रास्ते जो हैं वो वैसे तो 2007 से उसने बंद कर रखे हैं, लेकिन जंग के बाद उसने जितनी बड़ी तबाही से उन्हें दो चार किया, अब वहाँ पे जो इमदाद के ट्रक हैं वो भी उन रास्तों से, रफा क्रॉसिंग से नहीं गुजर पाते। यही वजह है कि इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा ने खुसूसी तौर पे दरख्वास्त की है, यानी मुतालबा किया है इसराइल से कि वो नई सरहदी क्रॉसिंग जो है वो अपने हाथ से खोले ताकि जो बड़े ट्रक्स हैं वो वहाँ पे आ सके। और वहाँ पे जो पिछले 2 साल से एक तबाही और बर्बादी की दास्तान रकम की है कि जिसने लोगों को न सिर्फ और सिर्फ उनके घरों से महरूम किया है बल्कि उन्हें 2 वक्त की रोटी जो है, पानी जो है उससे भी महरूम रखा गया है। और भूख को मैं समझता हूँ और कहत को आज की जो मॉडर्न वारफेयर है उसके अंदर पहली बार किसी ने हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया, और ये एजाज इन्वर्टेड कॉमास में इसराइल जैसे जारे मुल्क जो है और इंसानियत कुश मुल्क जो है उसके हिस्से में आया है। अच्छा मंसूर साहब, टू बी ऑनेस्ट, क्या कसूरवार सिर्फ इसराइल है? इसमें कोई शक नहीं जी। इसराइल को अमेरिकन अगर सरपरस्ती, सपोर्ट और इसी तरीके से जो उनकी डिप्लोमेटिक सपोर्ट
लॉजिस्टिक सपोर्ट उन्हें मैसर ना हो, और उसके साथ साथ इस वक्त भी मैं समझता हूँ यूरोप में बहुत शोर शराबा है, उनके ऐवानों के अंदर से लेके उनके जो अवाम हैं वो भी सड़कों पे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अभी भी जो एक सप्लाई चेन रुकनी चाहिए थी ना असले की, गोला बारूद की, वो नहीं थमी है। यही वजह है कि इसराइल हर रोज अपने आप को ताकतवर महसूस करता है। और जब आप देखिए कि अमेरिका के सदर जो हैं वो उनकी पार्लियामेंट से खिताब के दौरान एक ऐसे मसले पर बात करेंगे कि जिसमें इसराइली वज़ीर-ए-आज़म माखूज हैं, उनसे अदालत उन्हें सजा देने जा रही है, और वो उनके सदर से दरखास्त कर रहे हैं कि आप इन्हें माफी का ऐलान कर दें ताकि ये फलस्तीनियों का कत्लेआम जो है वो उसी अंदाज से जारी रख सके जिस तरह ये पिछले। तो जब वर्ल्ड पावर जो है और उनके सदर जो हैं वो इस अंदाज से ढिठाई और बेशर्मी के साथ जो है वो बैन अक़वामी नॉर्म्स जो दाखिली खुद मुख्तारी है मुल्कों की उस तक में मुदाखलत करते हैं, तो फिर वो एक ऐसे जारे मुल्क का हाथ रोकने में उनके पास वो मॉरल सपोर्ट और करज ही नहीं है। यही वजह है कि वो इस वक्त एक तरफ तो धमकी देते हैं कि अगर इसराइल ने वेस्ट बैंक को अनेक्स किया, गरबी उर्दन को अनेक्स किया, तो इसराइल जो है वो अमेरिकन इमदाद जो है हमायत खो बैठेगा। तो वो पिछले इतने अरसे से तो उन्हें रोक नहीं सके, वो हर बार इसी दौरियत के दावे करके, ऐलानात करके, अच्छा मंसूर साहब, डोनाल्ड ट्रंप की हम किस बात पे यकीन करें? आज उनका ये बयान सामने आया है, कल वो कुछ और बयान देंगे, कल वो कहेंगे कि इसराइल मेरा दोस्त है और वो नेतन्याहू की तारीफें करते हुए नहीं थकेंगे। डोनाल्ड ट्रंप का जो किरदार है इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? जिस तरह से वो कहते हैं कि मैं पीस का लंबरदार हूं और मैंने जंगें रुकवाई हैं, अगर अमेरिका चाहे, डोनाल्ड ट्रंप चाहे, तो नहीं हो सकता ऐसा कि जंग रुक जाए, सीज फायर जो है वो वाकई सीज फायर हो और ये प्रोलॉन्ग भी करे? देखिए जी, अब जिस लेवल का भी सीज फायर है ये सिर्फ और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप साहब के पर्सनल इनिशिएटिव ही की आउटकम है। अदरवाइज नेतन्याहू जो है वो अब भी इस नौयत के सीज फायर के भी हक में नहीं थे, क्योंकि उन्हें जो दाखिली तौर पे दबाव का सामना है वो उसके हाथों बहुत मजबूर है, और इसलिए मजबूर है कि वो अगर आज ऐवान इक़्तिदार से बाहर जाते हैं तो उनकी अगली मंजिल जो है वो जेल है। और इसी वजह से वो उस अल्ट्रा राइट की हर बात मानने के लिए तैयार है, चाहे वो बैन अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी पे मुंतज होती हो, इंसानियत के कत्लेआम पर हो, जेनोसाइड पर हो, वो हर हरबा इस्तेमाल करके अपने आप को इक़्तिदार में रखने के लिए इस वक्त सरगर्म दिखाई देते हैं। और इस वक्त इसराइल ने खुद अपने आप को तो दुनिया के सामने जलील और ख्वार किया ही है, वो इस वक्त अमेरिकन इंतजामिया को भी इसी अंजाम से दो चार कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब को अगर हम एक तरफ रख दें तो अमेरिका की पूरी डिप्लोमेसी की और एक जिसे कहना चाहिए ह्यूमन राइट्स के हवाले से उनकी एक काज है, कमिटमेंट है, और वो बहुत सी जगहों पे इस हवाले से काम भी करते रहे हैं। तो अब आपने देखा कि उन्होंने अक्रॉस द बोर्ड ही एक लिहाज से इसराइल के साथ दे के और जिस अंदाज से उसे पूरे 2 साल तक पाला है, पोसा है, नर्चर किया है, और अभी भी जो है मैं समझता हूँ। अच्छा मंसूर साहब, हमने नेतन्याहू की बात कर ली, हमने डोनाल्ड ट्रंप की बात कर ली, अब हम बात करते हैं सालसी ममालिक की, सीज फायर में जिन्होंने सालसी का किरदार अदा किया। अब जिस तरह से सीज फायर की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जो सूरत हाल फिर से वहां पे क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, अरब ममालिक और सालसी ममालिक, इनका किरदार क्या? फलस्तीनी जी सर, क्या फलस्तीनी मुतमईन है? कत्ल नहीं जी, फलस्तीनियों का तो कत्लेआम आज भी जारी है। आप देखिए कि सीज फायर के दौरान भी तकरीबन 300 के करीब अफराद जो हैं वो शहीद किए जा चुके हैं, और खासतौर पर वो जो नाम नहाद उन्होंने हदबंदी की है लाइनों की, नीली, पीली, सुर्ख, उसको खुद ही इसराइल वायलेट करता है। और खासतौर पर अगर आप देखिए कि जिस अंदाज से इसराइल फलस्तीनियों की मस्कशुदा लाशें वापस कर रहा है और उसके मुकाबले में जिस तरीके से फलस्तीनी उनके साथ रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, तो ये भी मैं समझता हूँ दुनिया की आंखें खोलने के लिए काफी है। और इस वक्त जो सूरत हाल, यानी आप कह सकते हैं कि जो गजा के अंदर जो है जो सीज फायर को हकीकी मानों में इम्प्लीमेंट करवा सकता है वो अमेरिका ही है, अगरचे सालसी मुल्क इसमें। आप देखिए कि रिसेंटली तुर्की ने ऐलान किया कि हम वो जो एक अमन फोर्स बननी है, जो स्टेबलाइजेशन फोर्स करनी है, उसमें हम अपने फौजी दस्ते भिजवाएंगे। तो नेतन्याहू ने अगले ही दिन ऐलान किया कि हम तुर्की के दस्ते को वेलकम नहीं करेंगे। यानी वो यहाँ पे अमन भी अपनी पसंद के लोगों के जरिए करना चाहते हैं। वो लोग जो फलस्तीनियों के कत्लेआम की उस पॉलिसी को जारी रखे जो इस वक्त नेतन्याहू है, क्योंकि वो इसराइल थक चुका है, उनके रिजर्व फोर्स थक चुकी है, उनकी फौज थक चुकी है, तो लिहाजा वो ताजा दम दस्ते और वो भी एक उन्हीं के हम अकीदा, हम मजहब लोग जो हैं वो आए और वो उनका कत्लेआम करें और इसराइल की उन पॉलिसियों और अमेरिका की उस जारहियत को है एक नया कांधा मिल जाए और एक नया सहारा मिले, ताकि वो खित्ते के अंदर उतनी वो पॉलिसियां जिसको वो ग्रेटर मिडल ईस्ट या ग्रेटर इसराइल के प्लान की सूरत में अनवील करना चाहते हैं। और उसके साथ साथ मैं समझता हूँ नेतन्याहू जिस अंदाज से डिच कर रहे हैं
डोनाल्ड ट्रंप को। अब आप देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ हर बार हर तीसरी आन उनकी जो है वो अब्राहम अकॉर्ड पे, जैसे वो तंज़ी अंदाज में कहते हैं, उस पर टूटती है। लेकिन आप देखिए कि जिन लोगों ने अब्राहम अकॉर्ड में ये नॉर्मलाइजेशन की बात की है, उसका सरखेज इस वक्त सऊदी अरब है। और सऊदी अरब की शराइत आपको मालूम है कि उन्होंने कहा है कि जब तक 67 की सरहद के इनखला से अंदर एक इसराइल फलस्तीनी रियासत कायम नहीं होती, जिसका दारुल हुकूमत मकबूजा मशरकी बैतुल मक़दस हो, उस वक्त तक इसराइल के साथ किसी किस्म की नॉर्मलाइजेशन, किसी किस्म का कोई माहिदा नहीं होगा। मंसूर साहब, यही सवाल मैं आपसे पूछना चाह रही थी। इब्राहिम अकॉर्ड के हवाले से ट्रंप ने एक बार फिर कहा है कि रवां साल के इख्तिताम तक मुआहिदा इब्राहिमी में शामिल हो जाएगा सऊदी अरब, और उन्होंने 2 बार इसको दोहराया है। लेकिन आप देखिए कि जमीनी हकायक जो है वो किस कदर झुटला रहे हैं इन तमाम दावों को, इन तमाम ऐलानात को कि इसराइल तो गरबे उर्दन को अनेक्स करने जा रहा है। आप देखिए कि माजी में यूएई को भी यही लॉलीपॉप दिखा के उस वक्त अब्राहम अकॉर्ड में दाखिल किया गया था कि अब हम अनेक्सेशन प्लान जो है वो शेल्व कर रहे हैं, अब इस पर बात नहीं होगी। इस पर तो खुद यूएई जैसा मुल्क जो है वो भी चीख चुका है कि इस वक्त इसराइल तमाम वो रेड लाइंस अबूर कर रहा है जो उन्होंने हमारे लिए रेड लाइंस थी, लेकिन अब उन्होंने इस जंग के अंदर वो भी अबूर करना शुरू कर दिए। तो ऐसे में तो खतरा इस बात का है कि तमाम रेड लाइंस को भी न्यू नॉर्मल बनाने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि इसराइल ने बना। बहुत शुक्रिया मंसूर साहब आपके वक्त। नाज़रीन, इजाजत दीजिए, प्रोग्राम से इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ने के पान।